नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं कवि देव की एक छोटी सी कविता दरबार की व्याख्या के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, कवि देव एक दरबारी कवि रहे हैं और दरबारी कवि वह होता है जो किसी राजा के दरबार में रहकर अपने आश्रयदाता राजा की रुचि के अनुसार कविताएं रचता है। कवि देव ऐसे ही दरबारी कवि हैं। वे अपने जीवन में अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों और धनिकों के दरबारों में रहे हैं और इन सब के साथ समीप्य होने के कारण वे दरबारों के आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरे जीवन से भली भांति परिचित थे और ऐसे जीवन से उन्हें वितृष्णा हो गई थी। उन्हें ये बात बहुत आखरती थी कि राज दरबारों का जीवन विलासितापूर्ण हो गया है। ये दरबार पतनशीलता और निष्क्रियता की ओर अग्रसर हैं। ऐसे ही एक दरबार के प्रति उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह छंद लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं उनके द्वारा रचित ये छंद दरबार। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा वहरी रंग रीझ को माच्यो, भूल्यो तहाँ भटक्यो घट औघट, बूढ़िवे को कहु कर्म न बाच्यो, भेष न सूझ्यो कह्यो समझ्यो ना, बतायो सुन्यो ना कहा रुचि राच्यो, देव तहाँ निवरे नटकी बिगरी मति को सगरी निसी नाच्यो। आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। साहिब का अर्थ है राजा, स्वामी, अंध, अंधा। मुसाहिब का अर्थ है मंत्री, दरबारी या मुंह लगे हुए दरबारी या मंत्री। किसके मुंह लगे? राजा के मुंह लग। सभा बहरी, सभा बहरी है, बहरा जिसे सुनाई न देता हो। रंगरीझ, रंगरलियों में माच्यो लीन है। भूल्यो तहाँ, भूले हुए हैं वहां। भटक्यो, भटके हुए हैं, घट प्राणी। औघट, औघट का अर्थ होता है दुर्गम, कठिन। बूढ़िवे को अर्थ है डूबने को। और काहू, किसी को या कोई भी। कर्म, काम। ना बाच्यो, नहीं बचा है। भेष न सूझ्यो, सूझ्यो का अर्थ है समझाना, पहचान पाना। कहियो समझियो ना, कही हुई बात को समझते नहीं हैं। बतायो सुन्यो ना, बताई हुई बात को सुनते नहीं हैं। कहा रुचि राच्यो, अपने ही रुचि में लीन रहते हैं, अपनी ही रुचि में या अपने ही मन के अनुरूप कार्य करते रहते हैं। देव कवि का नाम है। तहाँ, वहाँ। निवरे नट, नट होता है नर्तक। निवरे नट, अपनी कला से भटका हुआ नर्तक। की बिगड़ी मति, बिगड़ी मति होता है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, पागल कह सकते हो। सगरी, सारी। निसी, रात। नाच्यो, नाचता रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस छंद में कवि देव ने अपने समय के उन दरबारों का चित्र खींचा है जो दरबार पतनशीलता की प्रकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं, जिन दरबारों में कोई न्याय नहीं है, जिन दरबारों में कोई कर्तव्य पालन नहीं हो रहा। तो कवि ऐसे दरबार का एक चित्र खींचते हुए कहते हैं कि ऐसे राज दरबार मैंने देखे हैं, यहाँ साहिब अंध, जिसके राजा अंधे हैं। राजा अंधा होने का मतलब क्या है? राजा को जब
न्याय ना दिखाई दे, राजा जब विवेकशील ना हो, न्याय करने में असमर्थ हो, तो उसे अंधा ही कहा जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इन दरबारों में राजा विवेकहीन है, अन्यायी है, इस तरह से वह अंधा है। मुसाहिब मूक, दरबारों में बैठे हुए जो दरबारी हैं, राजा के अति विशिष्ट मंत्री हैं, वे चुप रहते हैं। मूक का अर्थ होता है खामोश रहना। मंत्री का असली काम होता है राजा को सही परामर्श देना, राजा को सही सलाह देना, लेकिन इन दरबारों में मंत्री भी चुपचाप रहकर राजा को अपना मौन समर्थन देते रहते हैं। सभा बहरी, और बाकी जो सभासद हैं वो बहरे हैं। वह तो जनता की किसी भी दुख दर्द फरियाद आदि को सुनना ही नहीं चाहते। चाहे राजा हो, मंत्री हो या सभासद हों, सभी रंग रीझ को माच्यो, सभी रंग रलियों और विलासिता में ही डूबे हुए हैं। सब रंग रलियों में लगे हुए हैं, सब विलासिता में डूबे हुए हैं। भूल्यो तहां, वहां हर एक व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य भूल चुका है। भटक्यो घट, हर प्राणी, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक चुका है, और अब ऐसे लगता है कि वो कर्म करने के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। मान लो वो इतने निठल्ले, इतने निकम्मे, इतने आलसी हो गए हैं कि ढूंढने पर भी बड़ी मुश्किल से उन्हें कोई कर्म दिखाई ही नहीं देता। ऐसे लगता है कि उनके जीवन में अब कोई भी काम बचा ही नहीं है। भेष न सूझ्यो, ये इतने नासमझ लोग हैं कि किसी भी व्यक्ति के वेशभूषा को देखकर उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, उसे पहचान नहीं पाते हैं। कहियो समझियो ना, जब कोई इनको सही मार्ग दिखाता है, समझाता है, तो ये उस कही हुई बात को भी समझने की कभी कोशिश नहीं करते। बतायो सुनियो ना, और किसी की बताई हुई बात को ये अपने कानों से सुनते नहीं, और करते क्या हैं? कहा रुचि राज्यो, जो इनके मन में आता है ये वही करते हैं। कविदेव कहते हैं कि ऐसे दरबार में यदि कोई व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन इनके सामने करना चाहे या कोई अच्छी बात इन लोगों को समझाना चाहे, तो उसकी हालत तो उस नर्तक के जैसी होती है जिसका मानसिक संतुलन खो जाता है और वह पूरी रात नाचता रहता है। तो वह अपनी तरफ से तो अपनी कला का पूरा प्रदर्शन करता है, क्योंकि रात होने के कारण वहाँ कोई दर्शक नहीं होता, इसलिए उसकी कला को कोई भी सराहना नहीं मिल पाती। कविदेव ने इस उदाहरण के द्वारा यह समझाने की कोशिश की है कि ऐसे राज दरबारों में भी गुण ग्राहकता नहीं है। दूसरों के गुणों की सराहना करने वाले ऐसे दरबारों में हमें नहीं मिल सकते। यही कारण है कि कविदेव किसी भी राज दरबार में ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके और वे अपने आश्रयदाताओं को बदलते रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर राजा अंधा हो, मंत्री मूक हों, सभासद बहरे हों, तो ऐसा राज्य कैसा हो सकता है? ऐसा राज्य पतनशीलता की प्रकाष्ठा को छू रहा होता है। कवि को इस तरह के दरबारों से वितृष्णा पैदा हो गई थी और अपनी इसी खीज को उन्होंने इस छंद में व्यक्त किया है। तो आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। पहला बिंदु, कवि ने इस छंद में
पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दूसरा अलंकार देखते हैं। अलंकारों में सबसे पहले रंग रीझ, काहू कर्म, रुचि राच्यो, निवरे नट तथा निसी नाच्यों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा बिंदु, यह स्वैया छंद में रचित कविता है। हम पहले भी स्वैया छंद के बारे में पढ़ चुके हैं। ये वार्णिक छंद है और इसके वर्णों की गिनती की जाती है। इस छंद में प्रत्येक चरण में 23 वर्ण आ रहे हैं। वर्णों की गिनती करते समय ध्यान रखें कि यदि कोई आधा वर्ण आता है तो हम उसे गिनती में नहीं लेते हैं। तो ये 23 वर्णों वाला स्वैया छंद है। और अब अंतिम बिंदु, इसकी भाषा। इस छंद की भाषा ब्रज है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी कवि देव द्वारा रचित एक लघु कविता, एक छंद दरबार। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।